गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है, स्वागत है इन सेशन इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, मार्केट वेटरन and great person. I've never known anybody having more knowledge in terms of clarity of thoughts when it comes to market cycles, Elliott wave study, behavioral science on trading and investing. And let's introduce me, Rohit. Rohit Srivastav is a founder of Strike Money and India Charts. Yes, Rohit. Any Yeah, good word evening. for yes. And it's great to have this conversation since we've actually, worked together. So it should be very, very interesting. You can take it wherever you want. I'm ready Okay. to Okay. share. So currently, most of the questions, Rohit, what we are getting is हमारा हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच रहता है कि हायर टाइम फ्रेम पे हमारा जो सेटअप है, जो व्यू है, उसी चीज को फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक हायर टाइम फ्रेम पे व्यू लेना पहले जरूरी हो जाता है कि यहाँ से बाजार घूम के ऊपर जाएगा कि यहाँ से घूम के नीचे जाएगा। इसको हम लोग कैप्चर करते हैं दो चीज़ों के इस्तेमाल से। एक तो ऑफकोर्स हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, और दूसरा खास जो एलियट वेव के साथ बहुत ही एक एक कदम में साथ चलता है, वो है सेंटिमेंट इंडिकेटर्स। तो ये दोनों के इस्तेमाल से हम लोग जजमेंट लेते हैं कि बाजार जो है यहाँ से घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो इसी हिसाब से जो पूरा हमने फॉल देखा थ्रू द वॉर, बाय द एंड ऑफ मार्च कई चीजें ऐसी एक साथ आ गई जहां से हमने सोचा कि नहीं, शायद अब यहाँ से हमें मंदी करना खत्म करना चाहिए और धीरे धीरे तेजी की तरफ आना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां मार्केट डिक्लाइन, ऐसा नहीं है कि डिप्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे बाजार जो है लोअर हाइज और लोअर टॉप्स जो बना रहा था उससे घूम के हायर हाइज एंड हायर टॉप्स एंड बॉटम्स जो है बनाने की कोशिश करेगा और फिर करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये सेटअप्स बनेंगे, अभी हम लोग को बुलिश वाले सेटअप्स ढूंढने, जहां जहां बाजार पुल बैक देता है उसमें वापस बाइंग के कंडीशंस देखेंगे, ढूंढेंगे और उसमें फिर हम लोग काम करेंगे। तो ये एक बार हमारे माइंड में ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई तो फिर हम सेटअप्स पे ध्यान देते हैं कि कौन सा सेटअप कब ढूंढना है और कब बाजार से थोड़ा, अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कब उसको बाजार से हट के 2 कदम पीछे जाने और फिर वापस उसको एग्रेसिवली वापस कब काम करना है। दैट्स ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट। बट लार्जर ट्रेंड को जानना पहले जरूरी था ताकि हम लोग फिर इमीडिएट टर्म में क्या चीज ढूंढें वो क्लियर हो जाती है। जी रोहित, जैसे आपने अभी बात कही हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स या लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जो कि एक क्लासिकल डाउ अप्रोच की थ्योरी है, जो आज के ट्रेडर है, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस ट्रेडर्स है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ट्रेडर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं, 1 से 2 दिन के बारे में सोचते नहीं है, और जो फाउंडेशन रहता है डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन, कहीं ना कहीं वो उसे इग्नोर करते हैं, and they are ignoring it completely. All they are trying to chase is momentum for 1 day, momentum for 2 days. And इसके लिए आप उसको क्या एक सलाह देना चाहेंगे? What will be your advice? एक ट्रेडर अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो क्या फाउंडेशन ऑफ स्टडीज होनी चाहिए पहले आपको, एंड आफ्टर दैट यू शिफ्ट टू मोमेंटम? अभी माहौल ऐसा हो गया ना, सभी कोई मोमेंटम ही खोज रहे, अभी ट्रेडर्स हो के इन्वेस्टर्स हो, सब अपने आप को एक सेम कैटेगरी में डाल रहे हैं। कोई भी एक व्यू बेस्ड या ट्रेंड बेस्ड या साइकिल बेस्ड डिसीजन नहीं ले रहा है। और मार्केट में भी अगर देखने जाए तो ऐसे भी बहुत कम लोग बचे हैं, उसमें से आप एक हो। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस, हाउ दे कैन क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग both for trading and investing, and not to get influenced by very very short term indicators, 1 day 2 day और सम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, जो कि 1-2 दिन में फिजल आउट हो जाते हैं। ट्रू। तो जो चीज मैंने पहले बताई उसको हम लोग थोड़ा ब्रॉडन करते हैं, किसी एक न्यूज बेस्ड हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग अगर जो लोग शॉर्ट टर्म 1-2 दिन का सौदा कर रहे हैं, उनको हर दिन एक चीज से झेलना पड़ता है, वो है कि न्यूज में क्या आ रहा है। तो अगर आज न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया, वो चीज आपको तकलीफ देती है। कल ईरान कुछ बोल रहा है, और ये हमारा समझ नहीं बन पाता है कि ये सब जो बातें हो रही हैं ये किस तरफ, ओवरऑल किस तरफ जा रही है। तो इवन इन न्यूज एनालिसिस वी हैव टू समटाइम्स अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। अब न्यूज एनालिसिस जो है, हम ये भी जानते हैं कि जब हम लोग वेव एनालिस्ट बन गए
कि वेव्स और चार्ट्स में जो कुछ हो रहा है वो काफी हद तक डिस्काउंट हो जाता है। तो वेव्स हमें एक तो पहले एडवांस में बता देती हैं कि किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा, और जब वो ट्रेंड एडवांस स्टेजेस में आ जाता है तो न्यूज हमारे सामने आ जाती है और न्यूज का इम्पैक्ट भी जबरदस्त आता है, और फिर उसी न्यूज के बेसिस पे एक कैपिचुलेशन बनता है। तो ये सब चीजों को हमें कैप्चर करना है। जो कैपिचुलेशन जो मैंने बात बोली, वो चीज सेंटिमेंट इंडिकेटर से काफी हद तक कैप्चर हो जाती है, क्योंकि सब लोग वेव एनालिस्ट नहीं बन पाते हैं। इसलिए कई जो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि बाजार के मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को एक साथ लेके हमने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एफआईआर और डीआई का पोजीशनिंग है। अब ये पोजीशनिंग हम लोग सिर्फ एक दिन का डेटा नहीं देखते हैं, बट पूरा हिस्टोरिकल डेटा की लास्ट टाइम लॉन्ग शॉट इनका कब कहाँ कितना था, और क्या उस डेटा पॉइंट पे पहले भी बॉटम बना था कि नहीं बना था। और फिर हम समझ पाते हैं कि चलो ये एक ऐसा एक्सट्रीम है जहां सब लोग मंदी में आ गए हैं या सब लोग तेजी में आ गए हैं और बाजार वहां से घूमेगा। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स भी हैं जिनके बारे में कई लोगों ने सुना होगा बट इस्तेमाल शायद नहीं किया हो, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन डेटा। अब एडवांस डिक्लाइन इंडिकेटर्स भी हमें कुछ हद तक यही बताते हैं कि टोटल बाजार एक तरफ जा रहा है कि दूसरे तरफ। तो इसका हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि एडी रेशियो जो अब अगर बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगा, इनफैक्ट कभी कभी बाजार के जो ट्रेंड्स हैं जब एंड में आते हैं, फॉल जब पूरा होता हो या टॉप जब पूरा बन रहा हो, उस पॉइंट पे ये इंडिकेटर्स घूमने लग जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स जो गिर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, यू गेट सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ब्रेथ इंडिकेटर्स की स्टडी से भी हम लोग पता लगा पाते हैं कि सो देयर आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट इंडिकेशन कि बाजार कहाँ जा रहा है। तो कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स ट्रैक करें और वो हमें बताएगा कि बाजार क्या एक्सट्रीम में पहुंच के वहां से घूमने वाला है। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो क्या कोशिश कर रहा है कि मैं 0.5% कमा लूं, 1% कमा लूं, 2% कमा लूं, और मेरा फोकस रहता है कि एज अ पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टर मैं ये एक और दिन के साइकिल्स में क्यों फंसूं, क्योंकि मुझे जो है पूरा मोमेंटम साइकिल खेलना है। तो मोमेंटम साइकिल का जो मतलब होता है, मैं इसको अगर एक अपने चार्ट के हिसाब से मैं दिखाऊंगा तो शायद लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। तो मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूँ, इस पे साधारण तरीके से लोगों को समझ में आएगा कि मोमेंटम साइकिल्स का मतलब क्या है। क्योंकि कोई भी चीज मैं वीकली चार्ट पकड़ता हूँ और इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। ये ऑफ कोर्स हमारा खुद का मोमेंटम, मेरा खुद का है इंडिकेटर जो आप जानते हो। और इस इंडिकेटर को हम लोग क्या देखते हैं, और किसी भी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये किसी भी अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर को देखते हैं जी तो उसकी रोहित, साइकिल्स होते मैं आपको 30 सेकेंड के लिए पॉज कर रहा हूँ. All हैं। the participants who are there who have come to the session and they want to listen to you less to me, तो मैं 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लूंगा नहीं. So Rohit has created his own momentum indicator called RMI, जिसका फुल फॉर्म है रोहित मोमेंटम इंडिकेटर. ये मोमेंटम इंडिकेटर जो RMI है, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, ये मार्केट साइकिल्स को दर्शाता है. कहाँ पे एक ओवरसोल्ड मार्केट होके एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है और कहाँ पे एक टॉपिंग आउट प्रोसेस होता है. Am I right, रोहित? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। Thank तो जैसे हितेश ने बताया कि हम लोग साइकिल्स जब कैप्चर करते हैं, हमारा साइकिल कैप्चर करने का मतलब है कि जैसे ये पूरा ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, इसमें ये मोमेंटम इंडिकेटर जो है ऊपर जाता है जीरो लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन के ऊपर जाके वापस जीरो लाइन तक आता है। तो मोमेंटम का फर्क ये है कि भाव शायद ऊपर जा रहे हों, बट हर बार जब वो ऊपर नीचे जाते हैं ये इंडिकेटर वापस जीरो लाइन तक बार बार आता है, और इससे हम लोग इसको, इस साइकिल्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सो ऑल द मोमेंटम साइकिल्स गेट कैप्चर्ड। तो ये मोमेंटम साइकिल में बुलिश हो रहा है कि बेरिश हो रहा है वही देखना है हमें। अब किसी भी, जिसने कोई भी इंडिकेटर यूज किया हुआ उन्होंने देखा ही होगा कि टिपिकली दो लाइंस होती हैं। इसमें एक मेन इंडिकेटर होता है जैसे कि ग्रीन लाइन है, और एक रेड इंडिकेटर। रेड इज बेसिकली द 9-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द इंडिकेटर इटसेल्फ। तो ग्रीन को जब लाल क्रॉस करता है वहां पे हमारे बाय और सेल सिग्नल्स आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये रेड को क्रॉस किया हमने, तो दिस बिकम्स अ बाय सिग्नल। और जहाँ पे रिवर्स क्रॉस आता है वहां पे हमें सेल सिग्नल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे जब ग्रीन रेड के नीचे जाता है। और ये चीज रिपीटेडली होती है कई बार, और इसको हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं।
और इसको मैं एडिशनली जो 20 डे मूविंग एवरेज है यहाँ पे हमने यूज किया मूविंग एवरेजेस, इसके साथ भी देखते हैं, क्योंकि कई बार जो है कुछ सिग्नल्स जो है वो फॉल्स आते हैं। ओके, फॉल्स सिग्नल का मतलब है ये सेल सिग्नल तो आया बट हम लोग यहाँ पे एवरेजेस के नीचे नहीं गए, तो इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम साइकिल था इसका अंत हुआ नहीं, ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे जब सेल सिग्नल आता है और हम लोग एवरेजेस को ब्रेक कर लेते हैं, ओके, तो दैट इज द पॉइंट एट विच, सॉरी, दैट इज द पॉइंट एट विच ये इंडिकेटर, एक सेकेंड, चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, तो दैट इज द पॉइंट एट विच जहां ये एवरेजेस को भी तोड़ता है, दैट इज द पॉइंट एट विच वो कंफर्म करता है कि ये सेल सिग्नल जो है इसका महत्व काफी ज्यादा है इस वाले सिग्नल से। ओके, तो वी लुक फॉर अ कंफर्मेशन कि हमारे जो बायर सेल सिग्नल्स हैं उसके साथ साथ अगर कोई एवरेज भी कंफर्म करता है तो हमें एक एडिशनल डेटा पॉइंट मिल जाता है जहां से कि वो पूरी तरह काम करता है। बट एक बार वो सेल सिग्नल आया तो वो पूरा अपना साइकिल वाला काम करके जाता है, जैसे कि ये सेल सिग्नल आया तो यहाँ से पूरी गिरावट हुई और फिर वापस जब बाय सिग्नल आया तब हम जाके उसको फिर से वहां से तेजी के मोड में आते हैं। अब इसका इस्तेमाल जो है एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं करते हम लोग। ओके, किसी भी मोमेंटम ट्रेडिंग को दो टाइम फ्रेम, मैंने शुरू में भी बताया कि एक हायर डिग्री पे हम लोग पहले व्यू लेंगे और फिर उस चीज को लोअर डिग्री पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हायर डिग्री पे मैंने ये देख लिया कि चलो यहाँ पे बाई सिग्नल आ रहा है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जो कि अगर ये डेली, ये मेरा वीकली चार्ट है, ओके, इस पे मैंने अगर बाई सिग्नल या सेल सिग्नल देख लिया, तो अगर जैसे ये जनवरी में सेल सिग्नल आया था तो मुझे क्या करना है, ये जनवरी 5th के आसपास ही आ गया था सेल सिग्नल वीकली चार्ट पे, तो मैं डेली चार्ट पे वो चीज जाके ढूंढूंगा कि 5 तारीख के बाद डेली चार्ट पे कब कब सेल सिग्नल आ रहा है। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे सेल सिग्नल आया करीब 12-13 जनवरी के आसपास, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेल सिग्नल आया करीब 24-25 फरवरी के आसपास, पूरे क्रैश के पहले। तो ये जब सेल सिग्नल्स आ रहे हैं हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं, और जो बाई सिग्नल्स आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है, वीकली वाला टाइम फ्रेम, वो सेल मोड में है। तो जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे खेलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हमारा है कि हमें ये पूरा, एक तो हमें हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से जाना है और दूसरा है कि हमें ये पूरा साइकिल कैप्चर करना है कि जब से बाय आता है या सेल आता है उस पूरी गिरावट को मैं कैप्चर करूं। ये नहीं कि 2 दिन या 3 दिन के फॉल में आ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, फिर न्यूज फ्लो आता है फिर मैं डर रहा हूँ। और उस चीज के लिए कोई भी ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के साथ हम लोग जब इंडिकेटर को यूज करते हैं तो हम लोग ये पूरा पूरा जो ट्रेंड है उसको कैप्चर कर पाते हैं। अगर मैं इसका एक ट्रेंड लाइन बनाऊं या फिर मैं इसी मूविंग एवरेज, जैसे मैंने बताया 20 डे एवरेज है, ये नीचे तक क्रॉस नहीं हुआ, ओके, और जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ और जब तक ये बाय में नहीं आया तब तक मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मुझे पूरा काफी एटलीस्ट 70 या 80% फॉल जो है हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। और इसकी एडिशन में अगर हम लोग कुछ सेंटिमेंट डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो और भी फाइन ट्यून हो जाता है। और कुछ कुछ सेंटिमेंट इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर के बारे में बताते हैं। अब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मार्केट गिर रहा है, वॉर चल रहा है, हमें यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो मैं अभी इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करके एक इंडिकेटर बताता हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा बट शायद विजुअली लॉन्ग टर्म में नहीं सुना होगा। तो सबने सुना है 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, बट आपने ये नहीं सोचा होगा कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स हैं और ये कितने स्टॉक्स हैं। मैं किसी भी इंडेक्स का ले सकता हूँ, बट अगर मुझे निवेश करना है लंबे दौर के लिए तो मैं निफ्टी टोटल मार्केट लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि 750 स्टॉक्स से भी ज्यादा आते हैं, या फिर निफ्टी 500 जिसमें एटलीस्ट 500 स्टॉक्स आते हैं जो कि टोटल मार्केट के ब्रेथ को मेजर कर सकता है। तो इस इंडिकेटर को जब हम लोग प्लॉट करते हैं हिस्टोरिकली, और हम पूरी हिस्ट्री इसमें देख सकते हैं, तो ये इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में जा रहा है और 0 के 100 के बीच में हमें ये बताता है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर आप सोचिए कि अगर मंदी का दौर है और सब स्टॉक्स ने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया, सब ने, तो ये डेटा पॉइंट कहाँ जाएगा? 0 तक। तो टिपिकली 0 कभी होता नहीं है। यूजुअली हम लोग जैसे इधर हिस्टोरिकली देख रहे हैं 20 के नीचे आता है कभी, या बहुत ही ज्यादा मंदी होगी तो 10 तक भी आ जाते हैं, या 10 के नीचे भी, जैसे यहाँ कोविड में 10 के नीचे भी आ गया था। ये वाले जो एक्सट्रीम्स हैं बिल्कुल ही नीचे जो आते हैं, ये हमेशा नहीं आते हैं, ये कई सालों में एक ही बार आते हैं। जैसे कि यहाँ कोविड में देखा, यहाँ हमने फिर से
21-22 में देखा जब निफ्टी 15,200 आया था। फिर हमने पिछले साल देखा था यहाँ मार्च के महीने में, जस्ट बिफोर द ट्रेड एंड टैरिफ्स वर अप्लाइड, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 21,700 तक आ गया था उस टाइम पे। और अब हमने देखा ईरान और इसराइल के वॉर के होने के बाद जो क्रैश आया उसमें ये इंडिकेटर जो है बिल्कुल नीचे 13% तक आ गया था। तो ऐसे जब रीडिंग्स हम लोग देखते हैं, इस तरह के रीडिंग्स, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको पूरी तरह निवेश कर लेना चाहिए। ओके, सो कैश बाइंग वाले जो लोग हैं इनको इन्वेस्ट करके 2 साल 3 साल के लिए चलना है, ये वैसी वाली रीडिंग्स है। और इस तरह की जब रीडिंग्स आती है एज अ ट्रेडर ऑल्सो मैं समझ जाता हूँ कि शॉर्ट टर्म में भी मुझे अब अपना जो मन है वो मंदी के तरफ से हटा के थोड़ा तेजी की तरफ लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, सिर्फ मंदी मंदी करके बैठे रह जाएंगे। क्योंकि न्यूज फ्लो जो है वो मार्केट में बाद में आता है, बाजार पहले गिरता है उसके बाद सब नेगेटिव न्यूज फ्लो आती है, हमें पता चलता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब नेगेटिव न्यूज फ्लो में खरीदें कैसे, ये मन कैसे हम बनाएंगे? ये हम सेंटिमेंट इंडिकेटर्स इस तरह के जो बहुत सारे हैं, ये तो मैंने एक बताया, इस तरह के सेंटिमेंट इंडिकेटर्स कई और भी हमने प्लॉट किए हैं। जैसे एफआईआई पोजीशनिंग का मैं बात कर रहा था कि एफआईआई ने सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पे नीचे बनाया हुआ था। अब इतना ज्यादा जब शॉर्ट पोजीशन बाजार में बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग भी करना है, और शॉर्ट कवरिंग करने पे बाजार ऊपर आता है। दैट इज समवॉट व्हाट वी सॉ इन अप्रैल। तो मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि अपना मन हम लोग बाजार और न्यूज को देख के नहीं बना सकते हैं, हमें बाजार के डेटा को ढूंढना है जो डेटा हमें बताए कि हाँ बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हो चुका है या बहुत ज्यादा नीचे की तरफ हो चुका है। और फिर वहां से जब हमारे मोमेंटम सिग्नल्स हमें एडिशनल कंफर्मेशन भी देते हैं तो हम लोग उस तरह का सौदा फिर बैठाते हैं। तो मन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है इन कॉम्बिनेशन से जो मैंने बताए मोमेंटम और सेंटिमेंट के हिसाब से। अब सेंटिमेंट एज अ यूजर ऑफ वेव एनालिसिस, हितेश आप भी जानते हो, एज अ वेव एनालिस्ट हम लोग वेव एनालिसिस में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फिफ्थ वेव कहाँ खत्म हुआ, या फिर एबीसी करेक्शन में वेव सी कहाँ खत्म हुआ। और मैं अगर उसको सेंटिमेंट के साथ लगा लूं तो ये पता चलता है कि फिफ्थ वेव में या तो एक्सट्रीम सेंटिमेंट होगा या कभी कभी सेंटिमेंट में डाइवर्जेंस बनेगा, कि थर्ड वेव में बहुत ज्यादा था बट फिफ्थ में उतना ज्यादा नहीं है। और वो डाइवर्जेंसेस हम लोग पकड़ के जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं फिफ्थ खत्म हो रहा है या वेव सी खत्म हो रहा है। सो दैट इज एन एडिशनल यूटिलिटी की जो लोग वेव एनालिसिस करते हैं। बट मैंने पाया कि कई लोग जो वेव नहीं कर पाते हैं, अगर सिंपल मोमेंटम और सेंटिमेंट को भी अपना लें अपने एनालिसिस में तो काफी हद तक उनका जो काम है वो बहुत ही साधारण हो जाएगा, और अपने ट्रेड्स थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग ले पाएंगे। सो दैट इज द कंक्लूजन। ओके, देखिए रोहित, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स उसको भी बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि जो एक सेट ऑफ इंडिकेटर्स है, जैसे एक मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं क्लास ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर्स, पूरी दुनिया उसके साथ ही पड़ी हुई है और ट्रेड कर रही है। जबकि आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि मार्केट में जो सबसे बड़ा फोर्स है वो है सेंटिमेंट्स। और आज की तारीख में कोई भी ट्रेडर जो है वो सेंटिमेंट बेस्ड इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा बिकॉज उनके पास डेटा पॉइंट नहीं है। उनको कोई ऐसे रोहित जैसे एक्सपर्ट बता भी नहीं रहे कि वो होना क्या चाहिए। बिकॉज हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, जहाँ देखो आरएसआई लिखा रहता, जहाँ देखो एमएससीडी लिखा रहेगा, कहीं पे देखो मूविंग एवरेज लिखा रहेगा, बट मार्केट का जो आज की तारीख में वो टेक्सचर है वो काफी चेंज हो गया, उतार चढ़ाव काफी फास्ट है। जो मीडियम टर्म साइकिल्स जिसमें पहले महीनों लगते थे, आज 15 दिन से 20 मिनट में वो साइकिल्स खत्म हो जा रहे। सो रोहित, हमारे पार्टिसिपेंट्स को दो कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स जिसके बारे में उनको पता नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है उनको एक एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होना चाहिए इंडिकेटर है कौन से और कैसे यूज करना चाहिए। वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक है मोमेंटम, जो सबको पता है, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएससीडी। आजकल कोई ट्रेंड में आया सुपर ट्रेंड, मुझे तो पता नहीं है क्या, बट लोग यूज करते हैं। फाइन, इफ यू आर फाइंडिंग गुड, यूज इट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड सुपर ट्रेंड। बट इसके अलावा द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स जो आपने डेवलप किए, you have pioneered it, explained it in various videos, which are sentiment based indicators and which are diffusion based indicators। जैसे आपने मूविंग एवरेज के बारे में बताया, ऐसे कौन से 5 इंडिकेटर्स है जो हर एक ट्रेडर्स को और हर एक इन्वेस्टर्स को along with price action
ऑलवेज उन पे ध्यान देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, और इट शुड बी पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन टू ट्रैक देम. यस रोहित. यस, इनफैक्ट एज यू मेंशन दिस, ये जो आपने बताया, दैट इंडिकेटर, इवन आई आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल, कई लोग मुझे बोलते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करो, बट आई हैव not really tried to use it and didn't really need the reason, but still people tell me कि उसको आप एक बार देखो. I forgot the name, you just mentioned it. सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड. हाँ, सुपर ट्रेंड. सो सुपर ट्रेंड इज अ न्यू एनिमल. तो कई लोग जिनको और कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो आप सुपर ट्रेंड पे आ गए, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट इंडिकेटर, नेक्स्ट इंडिकेटर, नेक्स्ट इंडिकेटर, कि कोई इंडिकेटर मुझे मिल जाए जिससे कि मेरा सब कुछ सॉल्व हो जाए. But I think what they are doing is they are going from momentum indicator to momentum indicator to momentum indicator. तो मैं momentum indicator के बारे में लोगों को पहले थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं sentiment पे आ जाता हूँ. See, momentum indicator करीब 100 के ऊपर होंगे, okay? But सब momentum indicators actually एक ही चीज कर रहे हैं. They are studying the same animal, which is price, okay? तो end में मुझे मेरा RMI भी प्राइस पे कैलकुलेटेड है, आपका मूविंग एवरेज भी प्राइस पे कैलकुलेटेड है, आपका RSI भी प्राइस पे कैलकुलेटेड है. सब कुछ जो है वो प्राइस को ही कैलकुलेट कर रहा है. तो एक्चुअली ये सब इंडिकेटर्स हमें एक ही चीज बता रहे हैं, सिर्फ इनका बताने का तरीका अलग है और इसका स्मूथनेस का तरीका अलग है. तो MACD जो है वो ज्यादा ही स्मूथ इंडिकेटर है, उसमें थोड़ा लैग आता है. मैंने RMI इसलिए बनाया है कि उसमें मुझे 3-4 दिन पहले वो सिग्नल मिल जाए, तो इसलिए उसको थोड़ा कैलकुलेशन चेंज किया, स्मूदिंग किया. अब RSI में अप डाउन बहुत होता है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कि अप डाउन होके RSI जब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो RMI भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो घूम फिर के भाव जो है हमें वही ट्रेंड दिखा रहा है. सो एक्चुअली यू ओनली नीड 1 or 2 मोमेंटम इंडिकेटर्स. मेरा पॉइंट ये सब बोलने का ये था. तो लोग अलग अलग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, मुझे समझ में आया कि हम लोग को जो भगवान ने जो ये दिया है, बुद्धि दी है, ब्रेन दिया है, वो सबका ब्रेन सेम नहीं है. एक ही चीज लोगों को अलग अलग दिखती है. तो किसी को वही चीज RSI में ज्यादा अच्छे से दिखती है, मुझे RMI में दिख रही है, किसी को MACD में दिख रही है, किसी को सुपर ट्रेंड में दिख रही है. बट लोग एक चीज से दूसरी चीज पे कूद रहे हैं, सोच रहे हैं कि इधर कुछ ज्यादा मिल जाएगा. अंत में आपको मिल वही रहा है. तो यू जस्ट नीड 1 or 2 मोमेंटम इंडिकेटर. तो उसके बाद हम लोग अगर उसको सेंटिमेंट, जो कि प्रॉब्ली मार्केट के ब्रेथ, मार्केट के एक्सट्रीम्स को पकड़ रहा है, उसको फिर हम लोग साथ में करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे. तो मैंने कुछ बताए, और आपने बोला कि 5 तक मैं बताऊं, तो मैं थोड़े अब एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट इंडिकेटर के बारे में बताता हूं, जो कि डे टू डे ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं. और उसका तरीका भी बताऊंगा थोड़ा. उसका 2 स्टेप तरीका है जो मैं लोगों को सिखाता हूं. तो लेट मी गेट इनटू दैट आल्सो. तो देखिए, इंडिकेटर्स में ऑफ कोर्स स्ट्राइक मनी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बनाए हैं तो उसको हमने इधर डाल दिए हैं. जितनी चीजें थी, क्योंकि कई चीजें हम लोग एक्सेल पे बना रहे थे और एक्सेल पे बना बना के कब तक करेंगे, तो वी हैड टू पुट इट इन अ प्लेटफॉर्म. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और थोड़ा सा वाइडन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स है जो मैं बताऊंगा. सबसे पहले है ये स्विंग. ओके, स्विंग बेसिकली क्या करता है कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को हम लोग लेते हैं, करीब 200-250 स्टॉक्स को लेते हैं, और उनका हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं. और कितने ये लोग स्टॉक्स के जो मोमेंटम है परसेंटेज वाइज ऊपर जा रहा है, उस चीज को हमने प्लॉट किया हुआ है. तो जब सब स्टॉक्स का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखता है, तो इसकी रीडिंग जो है 80, 85, 95 तक चली जाती है. तो जब इतनी हाई रीडिंग आती है, वहां से टिपिकली बाजार जो है घूमता है या फिर रुक जाता है. अब ये घूमता है और रुक जाता है हमें कैसे पता चलता है? अगर बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड्स है, तो टिपिकली वहां पे रुकेगा, घूमेगा नहीं, मतलब ज्यादा गिरेगा नहीं. तो एटलीस्ट वी कम टू नो कि जब ये बहुत हाई रीडिंग है, जैसे यहाँ पे हुआ, तो बाजार 1-2 दिन के लिए रुक जाता है, साइडवेज चला जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है. ओके, और फिर उसके बाद वापस शायद बढ़ सकता है. बट अगर डाउनवर्ड मार्केट है, जैसे कि यहाँ डाउनवर्ड मार्केट था, इसमें अगर आपको हाई स्विंग रीडिंग मिल गया, तो क्या होता है? ऐसे मार्केट में हाई स्विंग रीडिंग जैसे हमें यहाँ मिला, ओके, यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ, ये सब जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये सब से इनफैक्ट यहाँ पे भी, विच इज जस्ट बिफोर द बजट, ये जनवरी के टॉप के पहले है, यहाँ पे है इस टाइम पे, और यहाँ पे ये लास्ट वाले लेग्स में,
ये सब पॉइंट से हमने काफी शॉर्प फॉल देखा क्योंकि लार्जर ट्रेंड वाज डाउन। तो मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि आप एक हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को पकड़िए पहले। ओके, तो मैं इस पे इंडिकेटर लगा देता हूँ, और वो भी वीकली। तो वीकली टाइम फ्रेम का मैंने इंडिकेटर लगा दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे अगर बुलिश है तो मैं फिर सिर्फ बाय वाले सेटअप्स, मतलब जब स्विंग डेली में मेरा 20 के नीचे आता है और या 10 के नीचे बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है, और वहां से जब घूमने लगता है, वी डोंट से कि नीचे आया तो ले लो, बट नीचे आने के बाद जैसे ट्रेंड घूमने लगता है वहां पे फिर आप एंट्री लो। बट जब ये बुलिश है वीकली पे तो डेली में मुझे सिर्फ बाय वाले ट्रेड्स करने। तो जब वीकली इज बुलिश, डेली में मुझे बाय ट्रेड करने, जो चीज हमने पहले भी बात करी। सिर्फ ये फर्क कर रहा हूँ कि वीकली में हमने आरएमआई का इस्तेमाल किया, बट डेली में मैं स्विंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका कारण है कि हमें और भी फाइन ट्यून और जल्दी बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे वीकली में बाय सिग्नल करीब यहाँ पे आ गया था, इसके बाद जब बाजार गिरा यहाँ पे स्विंग ऑलमोस्ट 3 तक आ गया, सिंगल डिजिट्स। अब मैं अगर आरएमआई बाई सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा तो ये यहाँ तक आएगा, मतलब आई हैव टू बाय ओवर हियर। बट हम लोग क्या कहते हैं कि अगर 3 तक स्विंग आ गया और वहां से बढ़ने लगा बाजार, एक दिन भी वहां से घूमता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बाजार का शायद बॉटम हो गया है, और हम लोग एंट्री जो है वो यहाँ पे ही नीचे में ले लेते हैं। तो बाय कंबाइनिंग सेंटिमेंट विथ momentum, we can actually improve the entry point by several more days। मतलब आरएमआई ऑलरेडी एमएसीडी से पहले दे रही है, सेंटिमेंट जो उससे भी पहले हमें बता सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हर टॉप या बॉटम को पकड़ेंगे, बट साल में कई ऐसे हाईज और लोज जो है वो हम लोग पकड़ लेंगे, जिससे कि कई ट्रेड्स बन जाते हैं। और हमें कितने करने हैं ट्रेड्स, करने तो वही है, चुनिंदा अच्छे वाले ट्रेड्स करने हैं। मुझे हर टॉप और बॉटम पकड़ना नहीं है। जैसे कि ये बॉटम पे स्विंग जरूर लो है, बट वीकली आरएमए में बाई सिग्नल बहुत बाद में यहाँ पे आके आया है, और यहाँ पे आने के बाद अब जाके ये स्विंग जो है ओवरसोल्ड हो रहा है, तो मुझे ट्रेड जो है यहाँ पे कहीं जाके बनेगा। सो दिस इज हाउ वी विल लुक एट इट। तो ये एक फास्ट इंडिकेटर है बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो इस जैसे ये वाला बुलिश फेज है, इसमें कई बार जो लो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे बना, यहाँ स्विंग बहुत नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ गया था। ओके, वो लो पॉइंट्स पकड़ में आ जाते हैं इन अ राइजिंग ट्रेंड, एंड इन अ फॉलिंग ट्रेंड जो है हाई पॉइंट्स पकड़ में आ जाते हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल ही ऊपर है, वहां से कुछ दिनों तक बाजार गिरता है। बट इसका ऑपोजिट भी मैंने बताया कि अगर ट्रेंड तेजी का है और आप अगर स्विंग यहाँ बहुत ही ऊंचा है तो वहां शायद नहीं काम करेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा मार्केट। उससे जरूरी नहीं है कि नीचे आएगा। तो फिर भी इट इज यूजफुल, क्योंकि राइजिंग ट्रेंड में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट भी बुक करना है। तो इफ इट गिव्स एन ओवरबॉट रीडिंग, मैं अगला रिवर्सल का ढूंढता हूँ कि कहाँ पे रिवर्सल है जहाँ पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो इन दैट सेंस इट इज हेल्पफुल, बट इट इज नॉट हेल्पफुल टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ये तो बात बहुत ही क्लासिक है फॉर एनी ट्रेडर कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड ही नहीं करना है, और ट्रेंड क्या है वो हायर टाइम फ्रेम से निकालना है। सो दैट लॉजिक विल नेवर चेंज इन वॉट एवर वी डू। तो ये एक इंडिकेटर है। अब एक इंडिकेटर है जो इससे एक टाइम फ्रेम थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे, ये है पुट कॉल रेशियो। ये कई लोगों ने सुना होगा पुट कॉल रेशियो। और पुट कॉल रेशियो दो तरीके के होते हैं, हम लोग ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो भी हमें काफी हेल्प करता है हाइज और लोज पे। मैं इसको पहले इसकी साथ साथ इसके प्लॉट कर देता हूँ। अब पुट कॉल रेशियो, आई डोंट नो हितेश, सबको पता होगा या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें कि पीसीआर कैसे कैलकुलेट होता है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो सारे ट्रेडर्स को दे विल गेट द क्लैरिटी, एंड इफ यू एक्सप्लेन आई थिंक इवन इफ दे हैव क्लैरिटी इट विल बी हेल्प टू इम्प्रूव अपॉन इट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग पीसीआर जो है दो तरीके के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है ओपन इंटरेस्ट बेस्ड, जो कि ज्यादा कॉमन है इंडिया में, बट ग्लोबली जब आप सीबीओई पीसीआर के बारे में सुनते हैं यूएस में, तो इट्स एक्चुअली अ वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो। अब इसमें फर्क क्या है मैं बताता हूँ। ओपन रोहित, इंटरेस्ट का मतलब, अगर आप फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर दे तो। और भी इंक्रीज करूं? जी, काफी स्मॉल दिख रहा अच्छा, आपको इधर स्मॉल दिख रहा होगा, ओके, 20 कर है। दिया। मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना। नहीं, हाँ, बिकॉज यू आर सीइंग द स्क्रीन में, मुझे आपका, आपको जो लोगों को दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है। नाउ अब ठीक है? यस। ओके, तो दिस इज ओपन इंटरेस्ट बेस्ड पीसीआर एंड दिस इज वॉल्यूम। ये दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके,
सो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि अगर मैंने एक बाय पोजीशन बनाया मार्केट में, ओके, और उसके सामने किसी ने सेल किया, तो दोनों का बाइंग सेलिंग मैच हो जाता है एक, और मैंने क्योंकि स्क्वायर अप नहीं किया अपना, तो वो एक ओपन इंटरेस्ट की तरीके से काउंट हो जाता है। तो मैंने अगर 500 कॉल खरीदे, किसी ने 500 कॉल मुझे बेच दिए, तो 500 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो इसी तरह जितने कॉल्स हैं मार्केट में टोटल, हम लोग सब ले लेते हैं, निफ्टी स्टॉक सबके ले लेते हैं कि टोटल बाजार में ओपन इंटरेस्ट कितना है पुट्स में और कॉल्स में। तो पुट्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट, ओके, और फिर हम लोग कॉल्स का लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट, मतलब टोटल लोगों ने कितना पोजीशन बना के रखा है दिन के अंत में। और फिर हर दिन ऑन अ डेली बेसिस हम लोग कैलकुलेट करते हैं पुट्स का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, और इसका जो डेटा पॉइंट आता है इट इज यूजुअली बिटवीन 0.5 टू 1.5 के बीच में कुछ भी नंबर आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पुट कॉल रेशियो या पीसीआर, और ये पीसीआर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। अब आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा डेटा एरेटिक होगा, मतलब ऐसे दिखेगा आपको, ओके। तो इस चीज को थोड़ा स्मूथ करने के लिए हमने क्या किया है कि इसका एक 14 डे मूविंग एवरेज लिया है और उसको प्लॉट किया है। तो अब अगर आप, मैं अभी इधर वापस आता हूँ, आप देखिए नीचे जो चार्ट है थोड़ा स्मूथ हो गया है, एरेटिक नहीं है, ऊपर नीचे कूद नहीं रहा है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट दी 14 डे ओपन इंटरेस्ट। अब ये 14 डे ओपन इंटरेस्ट, जब ये रेड लाइन, हमने दो रेड लाइंस दे दी ऊपर और नीचे, जब ये ऊपर के रेड लाइंस के ऊपर आ जाता है तो वी से द मार्केट इज गेटिंग स्लाइटली ओवरबॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ गया तो ये टॉप के आसपास आ गया मार्केट, और जब ये नीचे के रेड लाइंस के आसपास आ जाता है तो कहीं पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे बाजार जो है थोड़ा ओवरसोल्ड हो रहा है या बॉटम कर रहा है। फिर से यहाँ पे ऐसा हुआ रेड लाइन के ऊपर, दिस इज अ फेज, ठीक है। अब वो ये एग्जैक्ट डे नहीं बोलता है कि इसी दिन टॉप होगा, बट यू नो दैट यू हैव एंटर्ड दैट फेज, और जहां से वहां प्राइस जब आपको रिवर्सल देगी तो वहां पे आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म टॉप बना है कुछ दिनों तक। तो ऐसे रीडिंग्स यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे बॉटम का सिग्नल आया, ये इधर है, और वहां से बाजार ऊपर है, और नाउ इट इज रिसेंटली गिवन अ हाई रीडिंग ओवर ईयर। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म टॉप बनता है, हम लोग पुल बैक का वेट करते हैं। अब इस चीज को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं कि हाँ ये हाई रीडिंग है, इसके साथ साथ क्या मेरा स्विंग भी हाई रीडिंग दे रहा है, जैसे कि यहाँ है, ओके, या ये बॉटम का रीडिंग है तो इसके साथ साथ स्विंग का भी ओवरसोल्ड रीडिंग कहाँ पे आ रहा है। तो वी कैन एक्चुअली कंबाइन, लाइक ये नीचे है और ये भी नीचे है, तो इसका ये ओवरसोल्ड रीडिंग और पीसीआर का ओवरसोल्ड रीडिंग हमें कहीं ना कहीं बता रहा था कि यहाँ पे बाजार जो है बॉटम होने वाला है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन यूजेज ऑफ टू इंडिकेटर्स, दोनों अलग अलग सेंटिमेंट है। एक जो है मोमेंटम के बेसिस पे सेंटिमेंट निकाल रहा है कि हाँ स्टॉक्स जो है 200-250 स्टॉक, उनका मोमेंटम क्या है, और दूसरा है वो पुट कॉल रेशियो है, वो भी टोटल एक बास्केट है, क्योंकि एफएनओ में जो 250-300 स्टॉक है उनके टोटल पुट्स और टोटल कॉल्स को हमने डिवाइड, उनका ओपन इंटरेस्ट डिवाइड करके ये रेशियो निकाला। तो उसमें पता चल रहा है कि लोगों ने कितने कॉल लेके घर गए और कितने लोग पुट लेके घर गए, और उसका हमने रेशियो देखा, और रेशियो के हिसाब से जज कर रहे हैं कि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है कि बहुत ज्यादा नीचे आ गया। अब इसका एक ऑपोजिट इंडिकेटर है विच इज वॉल्यूम बेस्ड पुट कॉल रेशियो। देखिए ओपन इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन आप घर लेके गए, ये घर लेके जाने वाला पोजीशन है जो आप शाम को घर लेके चले गए, ओके। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होता है कि आपने दिन में कितना बाइंग सेलिंग किया, आपने पुट में कितना बाइंग सेलिंग किया, आपने कॉल में कितना बाइंग सेलिंग की, क्योंकि घर जो लेके गया पोजीशन वो तो थोड़ा पोजिशनल हो गया, ओके। और जो दिन में कई सारे डे ट्रेडर्स हैं, हेजिंग वाले हैं, वो तो बाई सेल हर दिन कर रहे हैं, उनका टोटल कैप्चर वॉल्यूम में हो जाता है। तो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो का डेटा और ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल का रेशियो जो है वो दोनों हमें अलग अलग इंडिकेशन देते हैं। कुछ लोग ये चीज सुन के थोड़ा सरप्राइज होंगे, उनको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, जब सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं तो दोनों के ट्रेंड एक ही होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जो हमें वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो वाला डेटा है वो थोड़ा हमें लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने देता है। वो हमें बताता है कि सब लोग बहुत ज्यादा पुट्स में जब ट्रेड कर रहे हैं तो बाजार बॉटम करता है, बट पुट कॉल रेशियो जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जब नीचे आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए बहुत, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्यों होता है? जब बाजार गिरता है, ओके,
तो कॉल बायर भी डिप को खरीदते हैं, और जो राइटर है वो भर भर के कॉल बेचता है। वो सोचते हैं कि बाजार तो गिर रहा है, मुझे फ्री का पैसा मिल रहा है। अब हम लोग सब जानते हैं राइटर इज ऑलवेज राइट, तो राइटर इज ऑलवेज राइट, ये फॉल में राइटर बेचता जाता है। तो जब कॉल ज्यादा बेचता है तो पुट कॉल रेशियो कम्स डाउन, बिकॉज इट इज पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल्स, है ना। तो कॉल अगर ज्यादा बढ़ेगा तो पीसीआर रेशियो नीचे आएगा। तो पीसीआर रेशियो नीचे आता है क्योंकि कॉल राइटर जो है भर भर के कॉल बेचता है। तो जब बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे शायद बॉटम होगा। बट जो ट्रेडिंग है वो उसकी उल्टा होती है। जब बाजार गिर रहा है हम लोग क्या सोचते हैं, पुट खरीद के हम लोग पैसा कमा लें, हम लोग खरीदते हैं फिर हम बेचते हैं, फिर हम खरीदते हैं तो बेचते हैं। तो फॉलिंग मार्केट में वॉल्यूम पुट में बहुत ज्यादा होता है, ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि राइटर जो है वो कॉल बेच के प्रीमियम खा रहा है, वो हर दिन उसको एग्जिट नहीं कर रहा है हर दिन। ठीक है, ये फर्क है। बट वॉल्यूम है वो उसका उल्टा चलता है। तो जब बाजार गिरता है वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो जो है वो इंडिकेटर जब हम प्लॉट करते हैं वो ऐसे ऊपर आता है, और जब बाजार घूम के ऊपर जाने लगता है तो वॉल्यूम का पुट कॉल रेशियो जो है नीचे आता है। सो इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड, जबकि ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। अच्छा, एक तो ये हो गया डिफरेंस डायरेक्शन का। दूसरा डिफरेंस है कि ओपन इंटरेस्ट वाला पुट कॉल रेशियो जो मैंने यहाँ प्लॉट किया ये एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, जबकि वॉल्यूम वाला पुट कॉल रेशियो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है। उसमें जो है 2-2, 3-3 साल के इंडिकेशन आते हैं कि कई लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म जब बॉटम बनता है तब जाके पुट में ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ बाद में, बट पहले ये तो लोगों ने समझ लिया कि शॉर्टर टर्म में स्विंग और पीसीआर, जो ओआई पीसीआर है, इनका इस्तेमाल करके हम लोग हाईज और लोज जो है मार्केट के जज कर सकते हैं। बोलिए हितेश जी। सो थैंक्स रोहित, वी गॉट अ वेरी गुड ग्रेट एंड न्यू डायमेंशन जो कि सोचने का है, जो कि एमएससीडी सुपर ट्रेंड से हम बाहर निकल रहे हैं, आरएसआई से बाहर निकल रहे, एक नई दुनिया है वो आपको अपनानी है अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो, जिसमें सेंटिमेंट इंडिकेटर शामिल है, ऑप्शंस बेस्ड इंडिकेटर शामिल है, और जो एस्टैब्लिश इंडिकेटर्स है थोड़ा उससे हटके आपको मार्केट को देखना। यू हैव टू एनालाइज द मार्केट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन all that which comes under the category, जैसे रोहित ने आपको भी दिखाया, which are diffusion based indicators, which are sentiment based indicators। कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रेडिंग में इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी जाके जो आपको एक व्यू चाहिए, not momentum but view which is based on sound logic, view which is based on sentiments, plus sentiment is backed by the data, और उससे आपको एक डिसीजन मेकिंग में काफी एक कंफर्ट लेवल आएगा और एक क्लैरिटी आएगी। am I right रोहित? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और मैं रोहित को बहुत सुनता हूँ, मीडिया में सुनता हूँ, न्यूज में सुनता हूँ। आप कहीं ना कहीं यू डू अप्लाई व्हाट वी कॉल इंटर मार्केट रिलेशनशिप, चाहे वो डॉलर में क्या हो रहा है, क्रूड में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, मेटल्स में क्या हो रहा है। जबकि मैं ये चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो भी आपसे सीख के इंपॉर्टेंस देना मैंने चालू किया। सो फॉर एग्जाम्पल, डॉलर में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या आएगा, यूएसडी आईएनआर में क्या हो रहा है, तो उससे क्या एक अपने को 360 डिग्री व्यूज मिलता मार्केट को। और मेरा ऐसा मानना, हर एक ट्रेडर को एक इंटर मार्केट रिलेशनशिप क्या हो रहा है और डेली बेसिस पे क्या क्या डेटा देखना है और कैसे उसे इंटरप्रेट करना। मैं काफी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि एल्यूमिनियम प्राइस में क्या हो रहा, कॉपर में क्या हो रहा। अगर चार मेरे पास मेन इंडिकेटर्स है, मान लीजिए एक यूएस डॉलर हो गया, एक क्रूड हो गया, एक बॉन्ड्स यील्ड्स हो गए, और आपका कोई भी अगर फेवरेट हो, वो कौन सी चार चीज है जो एज अ ट्रेडर मुझे रोज देखनी है और उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने डिसीजन मेकिंग पे, और कैसे उसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वी हैव टू बेसिकली टेक रिलेटेड एसेट्स। जैसे आपने कई एसेट्स के बारे में बताया, तो जो रिलेटेड एसेट्स हैं उनमें जब डाइवर्जेंसेस आते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये एक्चुअली थियरी, इट एक्चुअली गोज ऑल द वे बैक टू डाउ थियरी ओनली। डाउ थियरी में चार्ल्स डाउ ने बताया था कि उन्होंने जो 3-4 इंडेक्सेस क्रिएट किए थे, जैसे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स, ट्रांसपोर्ट्स, और क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी, यूटिलिटीज। तो ये जो 2-3 मेन थे, डीजेआई, डीजेयू, डीजेटी, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर तेजी शुरू हो रही है, ओके, और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके साथ साथ अगर आपको कंफर्मेशन ट्रांसपोर्ट्स में भी नहीं मिल रहा है या आपको यूटिलिटीज में नहीं मिल रहा है, तो वो मानते थे कि वो शायद फिर एक क्लियर बुलिश ट्रेंड नहीं है।
कि अगर हम लॉन्ग टर्म भी स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमी अगर इंप्रूव हो रही है, तो डाउ जोन्स अगर बुल मार्केट में जा रहा है तो सब सेक्टर्स को बुल मार्केट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल चल रहा है और ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। तो इनका ये बेसिक लॉजिक था, और इसी लॉजिक को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो इसको हम लोग एज ए इंटर मार्केट एनालिसिस हमने हर रिलेटेड सेगमेंट्स पे फिर अप्लाई कर दिया। सो अगर हम इंडेक्स निफ्टी कर स्टडी कर रहे हैं तो निफ्टी को हम विद बैंक निफ्टी स्टडी कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल्स आ गए। मिड कैप स्मॉल कैप के साथ स्टडी करते हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने निफ्टी और स्मॉल कैप का एक चार्ट पोस्ट किया, तो वो मैं दिखाता हूँ तो लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा कि इस चीज को हम लोग कैसे देखते हैं। तो दिस इज अ चार्ट। ये चीज देखिए, इनफैक्ट एंड ऑफ अप्रैल में भी हुई थी। हमने तो सेंटिमेंट की पहले बात करी, अब हम इंटर मार्केट के हिसाब से भी देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक इंटर मार्केट सिग्नल मिल रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसने गिरना बंद कर दिया, और निफ्टी जो है वो फिर भी नए लो बना रहा था। तो दिस वाज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बदल रहा है। ओके, अब पिछले 3-4 दिनों में इसी का कुछ उल्टा हो रहा है, और हम लोग इसको ध्यान दे रहे हैं कि अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने गिरना शुरू नहीं किया है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ न्यू हाइज बनाए हैं जो कि निफ्टी के साथ साथ कंफर्म नहीं हो रहे हैं। तो या तो निफ्टी इसको बढ़ के कंफर्म कर दे कि हाँ भाई मैं भी तेजी में हूँ, और अगर निफ्टी ने इस चीज को नहीं कंफर्म किया और यहाँ से स्मॉल कैप गिरने लगा तो दोनों स्मॉल कैप और निफ्टी में करेक्शन आ जाता है। तो दिस इज अ डाइवर्जेंस विच इज विजिबल टुडे कि ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गया है। तो इस तरह के रिलेटेड एसेट्स, मतलब यहाँ पे हमने निफ्टी मिड कैप और निफ्टी ले लिया, या निफ्टी या बैंकिंग के बीच में कुछ भी इस तरह का डाइवर्जेंस जब बनता है तो हमें एडवांस में बताते हैं कि शायद कुछ बदल सकता है, और थोड़ा सा हमें अगर प्राइस कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग फिर उस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। अब अलग रिलेटेबल एसेट्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हुआ। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी कई बार ऐसे होता है कि गोल्ड का भाव जो है वो नया हाई बना लेता है और सिल्वर नहीं बना पाता। ओके, इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे सिल्वर स्पॉट लेता हूँ XAG। ओके, सो आई विल ट्राई टू टेक एक सेकेंड। ओके, तो ये मैंने सिल्वर स्पॉट ऊपर डाल लिया और नीचे में गोल्ड स्पॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में जनरली स्पीकिंग दोनों के प्राइसेस जो हैं साथ साथ ही चलते हैं, बट कभी कभी आप देखिए, और ये लोगों के ध्यान में नहीं रहता है हमेशा, जब सिल्वर ने ये न्यू लो बनाया इधर 6 फरवरी की बात है, गोल्ड ने नहीं बनाया, और ये ग्लेयरिंग हो जाता है और वहां से भाव घूम गए और वापस ऊपर की तरफ निकल गए। सो फॉर अ ट्रेडर स्पॉटिंग दिस काइंड ऑफ डाइवर्जेंसेस इन रिलेटेड एसेट्स बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग बता पाते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ बदलने वाला है। क्योंकि कभी कभी मेजर टॉप पे भी ऐसे ऐसे सिग्नल आ जाते हैं, मेजर टॉप पे और बॉटम पे, जहाँ पे एक एसेट जो है गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में पीछे पीछे जितना जाएंगे हमें और एग्जाम्पल मिलते जाएंगे कि जैसे कि यहाँ, और कभी कभी इट्स नॉट दैट एवरी सिग्नल विल इवेंचुअली बी नेगेटिव। जैसे यहाँ पे बहुत समय तक गोल्ड जो है नहीं चल रहा था, तो हम अगर इसको देखेंगे हम बोलेंगे कि ये तो नेगेटिव डाइवर्जेंस, बट इवेंचुअली गोल्ड निकल गया और फिर दोनों साथ साथ में भागे। तो दिस ऑल्सो हैपेंस, बट समटाइम्स इन द नियर टर्म इट गिव्स अस अ सिग्नल कि यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस आया तो वहां से भाव घूम गया। तो दैट इज व्हाई वी पे अटेंशन टू इट। जैसे करंट एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है और उसके बाद देयर वाज अ शार्प फॉल इन सिल्वर प्राइसेस। So very interesting to say, take any relatable asset. Uh, uh, Even we can do this between dollar and commodities. कि डॉलर को Yeah, ले we लें would क्योंकि love डॉलर, to see that, Rohit. क्या बोला? We would love to see dollar and commodities chart also. करेक्ट। सो डॉलर इंडेक्स में डाल देता हूँ नीचे, और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर हम कोई भी, अगर नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर बट वी ऑल्सो प्लॉट से कॉपर। ओके, तो इसके जब डाइवर्जेंसेस बनते हैं कि नया डॉलर में एक नया हाई बना, अभी यहाँ पे ही दिख रहा है, इट डिड अ न्यू क्लोजिंग हाई, बट दिस न्यू क्लोजिंग हाई वाज नॉट अकम्पनीड बाय अ न्यू लो इन कॉपर प्राइसेस। तो इस तरह के डाइवर्जेंसेस हमें बता देते कि चलो यहाँ पे कुछ घूम सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स कभी कभी हमें मिल जाते हैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंसेस देखते हैं, क्योंकि ब्रॉडली अगर हम ऐसे मैं वाइडन कर दूं ब्रॉडली, हमें यही दिखता है कि दोनों में कोरिलेशन है। ओके, देयर इज ऑलवेज सम काइंड कि ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये गिर रहा है, इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड।
बट शॉर्ट टर्म में ये जो डाइवर्जेंस आ गया, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, वहां पे भी ऑलवेज एंड अप गेटिंग अ ट्रेंड रिवर्सल. देखिए यहाँ पे भी है that you made a new high here in the dollar, but you did not make a new low in copper prices, and then after that copper prices went up. Okay. So this was a very very big eye opener for all the traders out there कि हम अभी भी एक ही चीज को चेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जबकि एक ट्रेडिंग का होराइजन है. यू हैव टू इंक्रीज इट बियॉन्ड द प्राइस एक्शन along with the other indicators, just now like Rohit explained about intermarket divergence, about diffusion indicators, about sentiment indicators. Because जब तक मैं रोहित वो सब इंक्लूड नहीं करता हूँ, आई डोंट गेट द थिंग द क्लैरिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. देखिए दो चीज होती है. Either you can trade in a professional manner, you make money, you lose money also. Either you do a hit and run trading, you make money, you lose and money. देखिए अगर सारे इंडिकेटर्स को हम ध्यान से स्टडी करके करें बिगर अगर ट्रेड लेते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ दैट इज अ हिट एंड रन ट्रेडिंग. यू कैन मेक मनी समटाइम्स, यू कैन लूज मनी समटाइम. बट अगर दो ट्रेडर है, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी, अगर ट्रेडर ए सिर्फ हिट एंड रन करता है, he will never able to trade big in terms of allocating his bigger capital to trading, vis-a-vis trader B who has the clarity both in terms of intermarket divergence, sentiment readings, diffusion indicators, higher time frame, multiple time and analysis. At some point of time kahin na kahin he would be able to increase his trading business, and he would be comfortable trading in size. तो आज की तारीख में क्या होता है, ट्रेडर्स एक लॉट में राइट जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक लॉट मींस इट्स अ स्मॉल, लेट्स से एवरीबॉडी इज राइट. अगर आप एक रिलायंस खरीदो ना तो आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे. बट उसकी जगह आप 500 रिलायंस खरीदो, तब आपको पता चलता है विल आई गो राइट, विल आई गो रॉन्ग. So size does matter. So once I say Rohit, the size does matter, then we come to the question of risk management and position size. You have spoken very extensively about position size. देखिए किसको कौन सी साइज सूट करती है मैं बोल नहीं सकता हूँ. अब मेरी शरीर देख के ऐसा लगता है डबल एक्सएल से कम में कुछ मैं फिट ही नहीं होऊंगा. तो दैट्स माय साइज. सो एवरीबॉडी विल हैव इट्स ओन साइज, और आपको अपने साइज के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिसको हम ट्रेडिंग में कहते हैं, वी कॉल इट एज अ पोजीशन साइजिंग. और रोहित इसके बारे में काफी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज रखते हैं in terms of risk management and position size. So that's the thing we have not covered today. What would you like to say about that, Rohit? So the objective of position sizing, सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए, is that you don't want to be thrown out of the game. हम लोग इस गेम में आए हैं, ओके, इसको हम लोग गेम मान लेते हैं, और इस गेम में अगर हम लोग आए हैं, एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो इस गेम से आप अगर पैसा गवा के चले जाओगे तो यू आर थ्रोन आउट ऑफ द गेम. अब आप समझते हो कि आपके पास ऐसा कुछ तरीका है कि 100% तो किसी के पास नहीं है, बट आपके पास ऐसा कुछ तरीका है जो 60 to 70% ऑफ द टाइम काम करता है, ओके. बट 70% ऑफ द टाइम काम करने के लिए 30% ऑफ द टाइम आपको गलत भी जाना है, और वो कब 30% गलत होगा वो हमें नहीं मालूम, वो भगवान बताएगा. हमें सिर्फ हम अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं कि हर बार मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरा 70-30 होने वाला है, या 60-40 होने वाला है. अगर 60 भी है, 60 भी कोई गलत नहीं है. प्रॉब्लम उससे नहीं है कि 60-40 है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये 40 आता है मैं पूरे पैसे गवा देता हूँ. तो मेरे पास जब 60 आने वाला है, 60% सही होने का जब मौका आता है, तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचते. So the objective of position sizing is that I trade in such a way that I will have residual funds available for the next trade. एंड ऑल्सो जब हम लोग एक ट्रेड बना रहे हैं, उसको जब बिल्ड कर रहे हैं, सिंगल ट्रेड को बिल्ड कर रहे हैं, तो उसको इस तरह बिल्ड करें, यू नो, इन पार्ट्स, ताकि मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए. मैं पूरी पोजीशन एक बार में ही ले लूंगा और फिर वो स्टॉप लॉस हिट करेगा बार बार, तो मेरा जो लॉस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ओके. और शुरुआत में हम लोग को, और क्या आदत हमारी है कि हम लोग को टॉप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है. मैंने भी स्विंग इंडिकेटर बता दिया, बोलो बॉटम पे खरीदो, वो लेगा, कल नुकसान हो जाएगा, तो क्या करेगा. तो देयर हैज टू बी अ पोजीशन साइज प्रोसेस कि भाई मैं इतना लूंगा, और अगर सही जाने लगा तो मैं और लूंगा, ओके. तो पर्पस ऑफ पोजीशन साइज इज नॉट टू बाय द डिप, नॉट टू बाय व्हेन यू आर रॉन्ग, बट टू बाय द राइज, व्हिच मींस यू बाय व्हेन यू गो राइट.
टर्टल ट्रेडर्स ने भी यही चीज करी थी, अपने तरीके से थी, तरीका कोई भी हो पोजीशन साइजिंग का। टर्टल ट्रेडर्स जिन्होंने भी पढ़ा है उनका काम पैटर्न देखते थे, ब्रेकआउट ढूंढते थे, ओके। तो फर्स्ट बाइंग उनका ब्रेकआउट पे होता था और सेकंड बाइंग उनका 20% मूव के बाद होता था, और वो भी भर भर के। तो वो क्यों ऐसा करते थे? ताकि उनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है, देखिए आप जब ट्रेंड के साथ खरीदते हो तो क्या होता है कि मैंने अगर 100 रुपए में कोई चीज ली और मैंने एडिशनली 120 रुपए में ली, तो मेरा एवरेज तो 110 हो गया, बट मैंने बाय कब किया 120 में, तो 10 रुपए की तो मेरी जगह है, 10 रुपए नीचे तक मेरी जगह है कि मैं अपना लॉस को जीरो कर सकता हूँ, मुझे लॉस होगा नहीं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, कि आपका नुकसान जो है या तो नहीं होगा या एटलीस्ट कम हो जाएगा, वर्सेस मैंने अगर पूरे पैसे 100 रुपए पे ही लगा दिए और वहां 100 से वो 90 हो गए, तो मेरा लॉस जो है वो पूरा फुल साइज लॉस होगा। तो नुकसान को कम करना, विच वी ऑलवेज से ना, मिनिमाइज लॉस मैक्सिमाइज गेन। और दूसरा है कि अगर गलत जाता हूं, जब सही जाने का मौका आएगा, हाथ में मेरे 3 इक्के होंगे और मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं खेलूंगा कैसे? तो Yes. खेल खेल खेलने के लिए भी यू नीड मनी। सो देयरफॉर द होल ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट हैज टू बी कि आई स्टे इन द गेम एंड आई मिनिमाइज माय लॉसेस। जैसे आज की तारीख में सब ट्रेडर्स एक ही चीज के पीछे भागते, बेस्ट टूल, बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट स्टडी। बट इसके सबसे ऊपर, जैसे रोहित ने बताया, दैट कम्स योर पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं रोहित, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो फाउंडेशन है, फ्रेमवर्क में, सबसे पहले आपको ये नक्की करना है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स द रिस्क आई एम गोइंग टू टेक पर ट्रेड, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर 6 मंथ्स और पर ईयर। एक साल अगर पैसा नहीं बनता तो 6 महीने की छुट्टी ले लो, सिंपल इज दैट। And what is going to be my position sizing, and what is going to be my risk management, and what is going to be my trade management rules, पहले आपको ये फिक्स करना। After that you come to the charts part. Am I right or wrong, Rohit? यस, बिल्कुल, वो बात बिल्कुल आपने सही बोली। ये चीजें पहले से जानना जरूरी है। आफ्टर दैट इट बिकम्स ओनली एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस। चार्ट्स हमें एग्जीक्यूशन बता देंगे कि कब लेना है, कब बेचना है, एक प्रोसेस बन जाएगा। और मनी का प्रोसेस अगर फाइनलाइज हो गया तो आपको फिर सिर्फ क्वांटिटी कैलकुलेट करके बटन दबाना है। सो Yes. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज इन एडवांस, यू नो कि व्हाट इज योर प्लान। Okay. Or I'll take some of the questions, Rohit, from participants. The first question is coming from Mr. Alok Verma ji. Alok ji says, Rohit, please clearly list 5 important sentiment indicators. So, which are the 5 sentiment indicators you would like to list, Rohit? I have given some of them. For the longer term, I have given the number of stocks above 200-day average. Combine that with the positioning of institutions, FII, client, DI, जो भी है. Combine that with the swing indicator for shorter term, the put call ratio for the shorter term. But there is one more I can add, which is outside this framework, and I call it a sentiment indicator. People will be surprised, and especially for longer term investors, and that is valuation charts. Okay. मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशन जो है, जैसे पी रेशियो है, मार्केट कैप टू सेल्स है, ये भी सेंटिमेंट इंडिकेटर्स ही हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि लोग क्या भाव देना चाहते हैं। ओके, मुझे बहुत पहले किसी फंड मैनेजर ने बोला पी रेशियो कुछ नहीं है बट परसेप्शन ऑफ अर्निंग्स। ये मेरे दिमाग में बैठ गया, मैं हर जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ उसका ये लाइन। ओके, तो परसेप्शन ऑफ अर्निंग्स मीन्स इट इज द सेंटिमेंट। हम लोग क्या परसीव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 20 टाइम्स दे रहे हैं या 40 टाइम्स दे रहे हैं या 50 टाइम्स दे रहे हैं। तो सेंटिमेंट चार्ट्स के भी हिस्टोरिकल चार्ट्स हम लोग जब स्टडी करते हैं, जो कि मैंने स्ट्राइक में डाल दिए, तो यू विल नोटिस हम लोग जिस तरह की सेंटिमेंट इंडिकेटर में डाइवर्जेंसेस ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वैसे ही डाइवर्जेंसेस वैल्यूएशन चार्ट्स पे भी बनते हैं। सो व्हेन वी टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल कि चलो ये स्टॉक 3 साल 5 साल के लिए अच्छा लगता है, यहाँ पे लेना है, तो वी नॉट ओनली लुक कि वो वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पे कहाँ पे है, बॉटम एंड ऑफ द रेंज पे है, और कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी हो जाता है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैल्यूएशन घट रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन? यू नो, इट मीन्स दैट earnings are growing faster than the price, when price is not reflecting. So this kind of divergences can help you in taking a decision कि क्या करना चाहिए. So this is an additional outside sentiment. I call it a sentiment indicator.
Okay. One question we have from Mr. Sanjay Khopkar is saying, is it better to trade few selected scripts or only focus on indices if you are a short-term trader? तो आई डू अ कॉम्बिनेशन, आई लाइक टू डू अ कॉम्बिनेशन। क्या है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि रिसेंटली ड्यू टू लॉट ऑफ रोटेशन, आप स्टॉक्स में जब हम लोग काम करने जाते हैं कभी कभी गलती भी हो जाती है, स्टॉक में फंस जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक में फंसते हैं तो कभी निफ्टी में नहीं फंसेंगे। तो डाइवर्सिफाई, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी बोलते हैं डाइवर्सिफाई, तो 3-4 पोजीशन होने से मैंने देखा कि कई बार फायदा हो जाता है कि इंडेक्स में कभी कभी कुछ बन जाता है, स्टॉक्स में गलत हो जाता है, एक स्टॉक में गलत हुआ, एक में सही हुआ। कभी ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत ही सही बैठ जाता है और इंडेक्स में थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो दे हेल्प इन बैलेंसिंग, जो मनी मैनेजमेंट है उसमें बैलेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं कहीं पे अच्छा सौदा बैठ गया, दूसरे में नहीं बैठा। तो हैविंग 2-3 ट्रेड्स ओपन एंड वन इन इंडेक्स, 2-3 इन स्टॉक्स इज अ गुड स्ट्रेटजी rather than only on one item. Okay. So I'm getting questions where I can get your momentum indicator. Please briefly use the strike. Yes, for all our participants, the charting software which Rohit has used, he's founder of Strike Money, and the software which Rohit has used and shown the indicators are tools of Strike Money. Let me see if I have any more questions. Is Rohit momentum indicator RMI similar to KST indicator? Not exactly. There is a difference in formulation that I have done. उसमें मैंने इनफैक्ट कुछ और इंडिकेटर एडिशंस भी किए हैं, उसके कुछ वेरिएशंस भी हैं। तो फर्क तो है, फर्क तो है। Okay. And now lots of traders are even texting me because I have sent it the link to various groups. Those who are not able to post the questions because of some they are not familiar to the platforms. One is saying, should we trade in weekly expiry or monthly expiry? Everything boils down to expiry. तो मैं मोस्टली रेकमेंड करता हूँ कि लोग जो हैं मंथली एक्सपायरी पे ही ध्यान दें। Okay. क्योंकि जैसे लोगों ने सुना, मैंने फोकस भी लोगों का लेके आया थोड़ा पोजिशनल व्यू पे, नॉट जस्ट 1 डे 2 डे, बट हम लोग जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो वैसे ट्रेंड्स पकड़ने के लिए आपको मंथली एक्सपायरी की तरफ जाना पड़ेगा। बट मेन लॉजिक ये है, मैं बताता हूँ, कि आपका जो व्यू है बाजार पे, जो आप व्यू सोच रहे हो कि चलो यहाँ से ये स्टॉक जो है इतने दिनों में ऊपर जाएगा, अगर ये आपका व्यू है, तो आपको जो समय खरीदना है वो उससे ज्यादा खरीदना है। लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं मुझे लगता है रिलायंस 5 दिन में चलेगा तो एक हफ्ते का मैं ऑप्शन खरीदता हूँ। ऑफकोर्स रिलायंस की वीकली ऑप्शन नहीं है, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपका एक हफ्ते का व्यू है, मैं कह रहा हूँ आप 2 या 3 हफ्तों का पोजीशन लीजिए। अगर आपका 2 दिन का व्यू है तो आप एक हफ्ते का पोजीशन लीजिए। इसका कारण ये है कि आप फिर खड़े रह पाओगे। ठीक, आप सोचिए, राइटर भी यही कोशिश करेगा कि आप जिस समय में सोच रहे हो मूव, उस समय में ना हो। क्योंकि टिपिकली जैसे निफ्टी में भी महीने में हम लोग 2 या 3% से ज्यादा मूव देखते नहीं है। और अगर आप किसी निफ्टी का प्रीमियम खरीद रहे हो, इट्स अराउंड 1%। मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 1-1.5%। तो आप 1.5% भर रहे हो, 2 या 3% का मूव आएगा, और वो मूव अगर एक टाइम पीरियड में नहीं आया तो आपका प्रीमियम फ्लैट हो जाएगा या फिर घटने लगेगा। Yes. ओके, अगर मैंने वही चीज वीकली टाइम फ्रेम में कर दी और मुझे अगर 5 दिन की जगह 7 दिन हो गए मेरे व्यू आने में, तो प्रीमियम तो जीरो हो गया ना। और कई बार मोस्ट केसेस में क्या होता है, मेरा व्यू सही था बट इतने समय में नहीं हुआ, मेरा प्रीमियम खत्म होने के बाद भाव चल गया। सो द रीजन इज बिकॉज आप टाइम ही कम खरीद रहे हो। तो जब आपका स्ट्रगल यहाँ टाइम के साथ है, आप सोचिए सामने जीतने वाला कौन, राइटर। राइटर हमेशा जीतता है, तो आपको राइटर को डिफीट करना है। राइटर कमा क्या रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप टाइम खरीद के उसको बीट कर सकते हो, आप उसको टाइम कम खरीद के उसका फायदा करा रहे हो। तो आपको टाइम ज्यादा खरीदना है। जितना आप सोचते हो कि मुझे इतने समय में मूव लग रहा है ना, उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स टाइम आप खरीदो, तब जाके आप फायदे में आओगे, या फिर आपका नुकसान भी कम होगा। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है या व्यू गलत जा रहा है, और आप अगर लंबे दौर का ऑप्शन लोगे और काटने जाओगे, तो आपका लॉस जो है वो कम होने वाला है, बिकॉज टाइम वैल्यू लॉस कम होगा।
सो फिर रोहित, एक हमारे पास वीकली एक्सपायरी हो गई, एक होती मंथली एक्सपायरी। क्या ये बोलना सही होगा कि व्हेन इट कम्स टू वीकली एक्सपायरी आप क्रेडिट स्ट्रेटजीज कर सकते हो जिसमें आप बेच के रख सकते हो? व्हेन इट कम्स टू मंथली एक्सपायरी यू कैन डू बोथ क्रेडिट, बट अगर डेबिट करना है, विच मींस इफ यू हैव टू बी अ बायर, यू शुड ऑलवेज प्रेफर द मंथली एक्सपायरी। एम आई राइट रोहित? To some extent yes, and to some extent there is risk also. See, आप वीकली एक्सपायरी बेच रहे हो, हम लोग को क्या है कि हमने आज के तारीख में ना वॉलेटिलिटी ज्यादा देखी नहीं है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 15 साल हो गए जब हमने बाजार ऐसा नहीं देखा है कि उसमें ऊपर या नीचे का सर्किट लग जाए, या फिर 3 महीने में 30% की गिरावट हो जाए। यू नो, आई विल टेक एन एग्जांपल हितेश, आपको याद होगा 2005 में यस, यू वर देयर एट शाखान, एंड वाजपेयी जी 2005 की मई 2005 में 2005 5 था या 6 था, 2006 मई 2006 में 30% 2 महीने में गिरा। हमारे ऑप्शन राइटिंग डेस्क था, वो पूरा डेस्क वाइप आउट हो गया। उन्होंने पूरा कंपनी का मार्जिन इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए। तो इतना बुरा हाल होता था राइटिंग का। अब ये बुरा हाल आजकल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी कम हो गई है कि ऐसा लगता है मार्केट कंट्रोल्ड है, आसानी से प्रीमियम आ रहा है। ओके, तो लोग ज्यादातर जो हैं इस रिस्क के लिए तैयार नहीं है। तो आसानी से पैसा आता है 4 महीने 6 महीने, और फिर अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो सडनली वो एक ही महीने में पूरा पैसा आपका चला जाता है। सो हाउ डू यू ओवरकम दैट रिस्क? एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग वीकली, दैट रिस्क इज एवरी वीक। मैं मंथली सेल करूंगा तो मंथली रिस्क है, वीकली करूंगा तो हर हफ्ते वो रिस्क है। तो इसको मिटिगेट करने के दो तरीके हैं। ओके, मैं 100% मिटिगेशन नहीं है, बट दो तरीके हैं। एक है कि व्यू बेस्ड करना है आपको। लोग जो ब्लाइंडली सोचते हैं मैं कॉल पुट बेच दूं पैसा आ जाएगा, वो गलत है। तो व्यू बेस्ड मतलब, अभी वापस मैं बोलूंगा, जो मेरा इंडिकेटर अगर सेल में है तो आप सिर्फ कॉल ऑप्शन बेचिए, पुट्स, अगर इंडिकेटर बाय में है तो आप सिर्फ पुट ऑप्शन बेचिए। तो एटलीस्ट आप ट्रेंड के साथ बेच रहे हो, वो एक तरीका है। दूसरा है कि जो डेल्टा है वो आपका कम होना चाहिए। ओके, आप बहुत ज्यादा इन द मनी, नियर द मनी नहीं बेचिए। डेल्टा कम होने का मतलब है 0.25 से कम। और अगर आप वीकली कर रहे हो, मैं बोलूंगा आप थोड़ा और भी कम कर लो, शायद 0.15 कर लो। तो 0.15 डेल्टा का मतलब है कि देर इज ओनली अ 15% चांस ऑफ यू लूजिंग मनी। चांस तो है बट 15% कर दिया आपने। तो जब आपका रिस्क इतना कम आपने कर लिया, डेल्टा को 0.15 का आप बेच रहे हो, उतना कम रिस्क कर लिया, उसके साथ आपने व्यू भी ले लिया कि चलो इंडिकेटर बाय में, तो मेरा हिसाब है कि योर रिस्क इज लेस देन 90, मोर देन 90% आप रिस्क में नहीं हो। ओके, तो इस तरीके से आप अगर प्रॉपरली लॉजिक के साथ काम करते हो तो शायद कर सकते हो, बट ब्लाइंडली आप करोगे तो सेलिंग ऑप्शन इज अ वेरी रिस्की गेम। देन अगेन, ये लोग सोचते हैं कि मैं हर हफ्ते 100 पॉइंट कमा लूं, और महीने का मैं बेचूंगा तो मुझे 300 मिलेंगे, 100 कम ही मिलेंगे ना। तो महीने का ही क्यों ही रिस्क लो? सिर्फ वो 100 रुपए ज्यादा कमाने के लिए आप वीकली में रिस्क ले रहे हो, क्योंकि वीकली में डेल्टास कम हो जाते हैं, तो यू विल बी सेलिंग एक्चुअली मोर नियर द मनी। और मंथली में जाते तो डेल्टास थोड़ा वाइडन हो जाते, तो आप थोड़ा और आउट ऑफ द मनी चले जाओगे, और आपको उतना प्रीमियम भी मिलेगा। सो बट या, these are few points I can leave. So we have answered all the questions, and Rohit, I would like to thank you, and all the participants are sending me thumbs up signs, because जो clarity आप टेबल पे लेके आते हो बहुत कम जन लेके आते, बिकॉज जो भी आता वो 4 इंडिकेटर ही लेके आता है, उसमें मैं रट्टा मारा रहता है। एक है सुपर ट्रेंड, दूसरा आरएसआई, तीसरा एमएससीडी और चौथा है मूविंग एवरेज। बट मार्केट उससे ऊपर जा चुका है, वो दायरा तोड़ चुका है मार्केट, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स, in terms of option data analysis, in terms of multiple time frame, और also in terms of intermarket divergence और intermarket relationships। तो मार्केट वो जो 20 साल पहले वाला मार्केट है वो रहा नहीं है कि आप 2 स्टॉक्स पकड़ के काम करो और रोज उसमें पैसा बनेगा। कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर आपको अपनी स्टडी का जो स्कोप है वो काफी वाइड करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। ठीक है, आपको स्पेकुलेशन करना है, इफ यू वांट टू डू सेट और स्पेकुलेट, प्लीज गो एंड ट्रेड डेली कॉल एंड पुट ऑन निफ्टी और इंडाइसेस, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करना है, अगर आपको करियर ओरिएंटेड ट्रेडिंग करना है, आपको डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डिसीजन बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग टूल्स करना है, then you have to incorporate all
what we have talked today, what Rohit has explained us today, into your trade plan and make your trade plan a professional trader's plan, rather than making your trading look like a very speculative oriented trading. Am I right, Rohit? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. Okay. So Alok Verma says, great sessions. Thanks for bringing it to the table. Yes, sir. So Rohit, I would like to thank you once again. And we would love to have frequent sessions. When I say frequent, it's not weekly, monthly, at least whenever something, if I notice you have discovered something, you have explained something, you have written something, I would get hold of you and would love to have one more session with you. On that note, Rohit, thanks very much for giving your time. Thank you so much, Rohit. Thank you. Great pleasure and look forward to future sessions. Thank you, Hitesh. Any word of advice for our Incred Money Stocko traders? Become process driven. In one line, become process driven. Okay. So thanks, Rohit. Thanks. Have a nice day, everybody. Thank you.